Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इसका फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन को जो है वो तफसील से स्टडी करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम 3 लेक्चर्स जो है वो स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और रेस्पिरेटरी सरफेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हमने इनको देखा। सेकेंड लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को तफसील से स्टडी किया। थर्ड लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को तफसील से स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स, अब आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि जो ब्रीथिंग है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए होती है, इसका आखिर तरीकाकार क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। बच्चों, ज़हन में रखें कि जो ब्रीथिंग है इसको हम वेंटिलेशन का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? वेंटिलेशन का नाम भी देते हैं। और इसको मजीद प्रिसाइज अगर हम करें तो इस ब्रीथिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है। अब बच्चों, वेंटिलेशन होता क्या है, ठीक है, और इसके स्टेप्स क्या हैं और इसका मैकेनिज्म क्या है, आए हम इसको जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपकी बुक के अंदर ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन की डेफिनेशन जो है ये गिवन है। आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की हेडिंग देके इसको लिख सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ द एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। बच्चों, जिस्म के अंदर हवा का दाखिल होना और उसके बाद जिस्म से हवा का बाहर निकलना, इससे हम ब्रीथिंग या फिर वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, वेंटिलेशन जो है वो आमतौर पर जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है हवा का गुजर। फर्ज करें अगर एक कमरे के अंदर जो है वो खिड़की लगी हुई है, उस खिड़की से जो है वो हवा अंदर भी आ रही है बाहर भी जा रही है, तो हम कहेंगे कि इस कमरे की जो वेंटिलेशन है ना ये बहुत अच्छी है, यहाँ से हवा का गुजर जो है वो बहुत ही अच्छा है। और अगर एक कमरा जो है वो बंद है, वहां पे जो है वो कोई खास हवा अंदर नहीं आ रही है, वहां से हवा जो है वो बाहर नहीं जा रही, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, तो वेंटिलेशन बच्चों एक ऐसा लफ्ज है जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसको हम अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से जब हम यहाँ पर वेंटिलेशन जो है इसको ब्रीथिंग के साथ लिंक कर रहे हैं तो इसको हम ज्यादा बेहतर अंदाज से पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो ज़हन में रखना है। अलबत्ता ये आपकी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि ब्रीथिंग को हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं, लेकिन आपने इस पॉइंट को जो है वो ज़हन में रखना है। बच्चों, इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद बच्चों आप जो है वो इसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखेंगे, जहन में रखें। कभी भी आपको अगर पेपर में डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप कभी भी सिर्फ जो है वो डेफिनेशन लिखकर आप उस पर इक्तफा नहीं करेंगे, बल्कि आप उसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखेंगे। यहाँ पे देखें, आप नोट की हेडिंग दे दें, आवर लंग्स डू नॉट ड्रॉ इन एयर और पुश इट आउट। बच्चों, वो कहते हैं हमारे लंग्स जो है ना वो खुद ब खुद जो है वो हवा को, ऐसा नहीं है जिस तरह से कोई मंदिर जो है वो पंप लगा हुआ है जो कि हवा को बाहर निकाल रहा है, या अंदर जो है वो कोई ऐसी मशीन लगी हुई है जो को हवा को अंदर खींच रही है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लंग्स जो हैं वो खुद हवा को अंदर नहीं खींचते और ना ही उसको जोर लगाकर जो है वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये होता क्या है, अब ये मूवमेंट जो है एयर की होती कैसे है, रादर इसकी बजाय इट इज डन, इसको किया जाता है बाय क्रिएटिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रेशर इन द लंग्स। लंग्स के अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर को क्रिएट कर कर। अब बच्चे, जो नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर है ना, ये आमतौर पर ऐसे टर्म्स हैं जो कि हम ब्रीथिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव प्रेशर का बच्चों मतलब क्या है? नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये है कि जब लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है, ठीक है, वो कम हो एक्सटर्नल एयर के प्रेशर से। जो एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर है ना, जब उसकी निस्बत हमारे लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कि नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है बच्चों? जब हमारे लंग्स का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव प्रेशर। अब देखें, जब हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है एयर का वो बाहर वाले एयर की निस्बत जो है वो कम हो जाएगा, तो बाहर से हवा जो है वो खुद ब खुद हमारे लंग्स के अंदर मूव करेगी। ठीक है, इसी तरह बच्चों, जब हमारे लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो एक्सटर्नल एयर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो हवा खुद ब खुद हमारे लंग्स से एटमॉस्फेयर की तरफ, एयर की तरफ जो है वो बाहर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर को जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, तो बच्चों नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर को हमारी बॉडी क्रिएट करती है, ठीक है, ब्रीथिंग के लिए। जब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो हवा जो है वो अंदर आ जाएगी, हम सांस अंदर ले लेंगे, और जब पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा जो हमारे लंग्स से जो हवा है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है, और हम सांस जो है वो फिर बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो इस पॉइंट की बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर
जब हम मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं ब्रीथिंग के, तो यहाँ पर दो मसल्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इन दोनों मसल्स के रोल को बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है, और आपने इनके नाम भी याद रखने हैं बच्चों। एक मसल का नाम है डायाफ्राम और एक मसल का नाम है इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो दो नाम आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखने हैं, एक डायाफ्राम और दूसरा क्या है, इंटरकोस्टल मसल। डायाफ्राम के स्पेलिंग आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं। अक्सर बच्चे इसमें से जो है वो जी को जो है वो मिस कर देते हैं, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन में जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, तो अक्सर बच्चे जो है वो जी को यहाँ से मिस कर देते हैं। तो आपने इसके स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब बच्चों डायाफ्राम जो है ये है क्या? बच्चों डायाफ्राम जो है ये एक शीट होती है स्केलेटल मसल्स की, जो कि आपकी थोरैसिक कैविटी को आपकी एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। बच्चों थोरैसिक कैविटी क्या होती है? थोरैसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। थोरैसिक कैविटी को हम किसका नाम भी देते हैं? चेस्ट कैविटी का नाम भी देते हैं। आपने इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है कि जो चेस्ट है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर सीना कहते हैं बच्चों, इसको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर हम इसको थोरैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थोरैक्स कहते हैं, ठीक है। साइंस के अंदर या मेडिकल साइंसेस के अंदर हम इसके लिए वर्ड थोरैक्स इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों अब जब चेस्ट के अंदर जो खाली जगह है उसको हम आम जुबान में चेस्ट कैविटी, जबकि मेडिकल साइंस के अंदर हम उसे थोरैसिक कैविटी का नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों ये जो नीचे पेट वाला हिस्सा है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप नजर आ रहा है, इसे हम एब्डोमेन कहते हैं, और इसके अंदर जो खाली जगह है इसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। हम यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी लिखा हुआ है। पैल्विक असल में ये वाला रीजन होता है, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है ना, पैल्विक रीजन है। हम इसको जो है वो लास्ट चैप्टर के अंदर तफसील से देखेंगे भी। तो बच्चों अब डायाफ्राम यहाँ पर क्या है? डायाफ्राम जो है वो एक ऐसा शीट है स्केलेटल मसल्स की, जो कि एब्डोमिनल कैविटी को चेस्ट कैविटी से क्या करती है? अलग करती है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो ज़हन में रखना है। और बच्चों जब आप इसकी शेप देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे गुंबद नुमा। आपने मेहराब देखा होगा, मस्जिद का मेहराब या गुंबद, ठीक है, उसकी शेप इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसे ये जो मेहराब या गुंबद होता है ना, इसको बच्चों हम कहते हैं डोम। क्या कहते हैं? डोम। इस शेप को हम डोम कहते हैं। तो बच्चों चूंकि इसकी जो शेप है वो मस्जिद के मेहराब या गुंबद की तरह होती है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम लफ्ज जो है वो डोम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक डोम की तरह का एक बड़ा स्केलेटल मसल है, जो कि सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमेन को, जो कि पेट और चेस्ट कैविटी को क्या करता है? अलग करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया डायाफ्राम। अब दूसरा है इंटरकोस्टल मसल्स। बच्चों ऐसे मसल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं बिटवीन ईच पेयर ऑफ रिब्स, रिब्स के हर जोड़े के दरमियान। स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं वो मौजूद हैं। कितने? 12 पेयर्स। और अगर आप वैसे देखें तो 24 पसलियां होती हैं, और अगर आप जोड़ों के लिहाज से देखें तो 12 पसलियां जो है वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती हैं। अब बच्चों हर पैर के दरमियान में जो मसल्स मौजूद होते हैं, देखिए यहाँ पे बच्चों आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें बच्चों, ये वाली एक रिब और ये वाली एक रिब, ठीक है, दोनों को मिला के हम पेयर कहते हैं, ठीक है। ये एक वाली एक पसली ये और दूसरी पसली ये एक पेयर है। इसी तरह ये बच्चों ये और ये दूसरा पेयर है, इस तरह तीसरा पेयर, चौथा पेयर। तो इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कुल 12 पेयर जो है वो मौजूद होते हैं। अब बच्चों हर पेयर ऑफ रिब के दरमियान में जो आपको मसल्स नजर आ रहे हैं ना, इन मसल्स को जो है वो हम इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? इंटरकोस्टल मसल्स का। और इन इंटरकोस्टल मसल्स के आगे जो है वो लंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर आप इन इंटरकोस्टल मसल्स को जो है वो तफसील से देखें, तो इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर बच्चों 3 लेयर्स होती हैं, 3 तहें होती हैं। जो सबसे बाहर वाली होती है इसको हम एक्सटर्नल्स कहते हैं, दरम्यान वाली जो है इसे इंटरनल्स कहते हैं, और जो सबसे अंदर होती है इसे इनर मोस्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए। एंटी टेस्ट के हवाले से आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही जो है वो पावरफुल होने चाहिए यहाँ पर। तो आपने इस एक्स्ट्रा पॉइंट को याद रखना है कि इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल्स, एक को हम कहते हैं इंटरनल्स, और एक को हम कहते हैं इनर मोस्ट। बच्चों अब ये जो एक्सटर्नल्स है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिब्स है ना वो आगे और ऊपर की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करें कि आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, मैंने सांस लिया तो मेरी रिब्स जो है बच्चों एक तो अपवर्ड और एक फॉरवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ और आगे की तरफ क्या हुई? मूव हुई। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो ज़हन में रखना है कि जब एक्सटर्नल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स को जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करवाया जाता है। जबकि बच्चों जब इंटरनल्स और ये जो इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिब्स वापस अपनी पुरानी पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो इनको याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इंटरकोस्टल मसल्स की जो है वो समझ आ गई होगी, और आपको जो है वो मसल्स डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों की लोकेशन क्या है, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर क्या है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगे। आपने एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, डायफ्राम भी बच्चों स्केलेटल मसल्स हैं और इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हैं? स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। बच्चों स्केलेटल मसल्स जो है इनको हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं, हम इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
जबकि बच्चों जो स्मूथ मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पाए जाते हैं, और वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आए, अब हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। बच्चों यहाँ पे देखें, इसी की डिटेल जो है वो हमने आगे लेक्चर के अंदर स्टडी करनी है बच्चों। अब जो सांस लेना है, ब्रीथिंग है, जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह रहे हैं बच्चों, इसके जो है वो दो जो है वो फेजेस होते हैं। एक को हम कहते हैं इंस्पायरेशन, जिसको हम इनहेलेशन का नाम भी देते हैं, और बच्चों एक को हम कहते हैं एक्सपायरेशन, इसे हम एक्सहेलेशन का नाम भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ब्रीथिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन टेक्स प्लेस इन टू फेजेस, ठीक है। वन इज द इंस्पायरेशन और इसे हम इनहेलेशन भी कहते हैं, दूसरा है एक्सपायरेशन और इसे हम एक्सहेलेशन का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स ये स्लाइड आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसका जो है वो पता होना चाहिए। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में आता है राइट अ नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो आप लोगों ने प्रॉपर ये स्लाइड जो है वो लिखनी है। आपने सबसे पहले बताना है कि ब्रीथिंग जो है इसके दो फेजेस हैं, एक इंस्पायरेशन है जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं, दूसरा एक्सपायरेशन जिसे हम एक्सहेलेशन कहते हैं। फिर इनको आगे आपने फर्दर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको जनरल सा जो है वो ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम जो है वो आगे इसको स्टडी करते हैं। बच्चों इंस्पायरेशन जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं, इसमें आखिर होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे इस स्लाइड से मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। अब जो है जब हवा जो है वो हमारे लंग्स के अंदर दाखिल होती है, ठीक है, तो इसे हम इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन कहते हैं। अब इस दौरान क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, सबसे पहले जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम बच्चों नॉर्मली इस तरह से होता है, डोम शेप होता है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ठीक है, दिस इज द डोम शेप डायफ्राम बच्चों। अब ये एक शीट होती है प्रॉपर स्केलेटन मसल्स की, जो कि चेस्ट कैविटी को जो है वो एब्डोमेन से अलग करती है। तो बच्चों अब जब ये डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये डोम शेप नहीं रहता बल्कि ये फ्लैटन हो जाता है। पहले ये ऐसा था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो बच्चों ये इस तरह से ज्यादा फ्लैटन हो जाता है, ज्यादा हमवार हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब ये जो है ये पहले डोम शेप से अब मोर फ्लैटन हो गया, ज्यादा हमवार हो गया। अब बच्चों एट अ सेम टाइम ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, कौन से इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल्स वाले, ठीक है, बाहर वाले जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं बच्चों, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो रिब्स जो हैं बच्चों, ये जो रिब्स हैं हमारे, ठीक है, ये अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करते हैं। आप इमेजिन करें कि आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो आपके रिब्स जो हैं वो अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड भी मूव किए और फॉरवर्ड और आगे की तरफ भी मूव किए। अब बच्चों इससे होता क्या है, ठीक है, जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ मूव किया और रिब्स जो हैं वो हमारे ऊपर और आगे की तरफ मूव किए, अब बच्चों इससे ये जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, चेस्ट कैविटी को हम जिसे थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं बच्चों, यहां पर जो एरिया है वो ज्यादा हो जाता है। बच्चों आपने फिजिक्स के अंदर एक बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है जो पढ़ा होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। प्रेशर जो है वो फोर्स ओवर एरिया के बराबर है। मतलब अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रख लें तो प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों डायफ्राम के नीचे होने की वजह से और इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजा में जो रिब्स अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव किए, इसके नतीजा में जो चेस्ट कैविटी का एरिया है बच्चों वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। बच्चों जब एरिया ज्यादा हो गया तो यहां पर बच्चों एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है जब यहाँ पे एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम हो गया। अब बच्चों जब एयर का प्रेशर लंग्स के अंदर कम हुआ बाहर वाले प्रेशर की निस्बत, तो हम कहेंगे कि एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब बच्चों ये जो नेगेटिव प्रेशर है ये क्या करेगा, ये बाहर से एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है ठीक है उसको फोर्स करेगा कि वो खुद खुद बाहर से हमारे इन नोस्ट्रिल्स के जरिए निजल कैविटी, उसके बाद फेरेंक्स, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद बच्चों ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, फिर बच्चों आगे ब्रोंक्यूल से होती हुई एल्वेओलर डक्ट से होती हुई एल्वेलाई के अंदर जो है वो पहुंचे, ठीक है बच्चों। अब ये कौन जो है इस एयर को फोर्स करेगा कि वो खुद ब खुद जो है वो बाहर से हमारे लंग्स के अंदर दाखिल हो बच्चों। ये नेगेटिव प्रेशर जो कि यहाँ पर क्रिएट हुआ, ये उस एयर को जो है वो फोर्स करेगा कि वो बाहर से खुद ब खुद हमारे लंग्स के अंदर आए, ठीक है। अब बच्चों इससे होगा क्या, हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे, वो हवा से जो है वो क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे। अब बच्चों जब लंग्स जो हैं वो हवा से भर जाएंगे तो अब इस पॉइंट के ऊपर जो है वो गैसियस एक्सचेंज होगा। एल्वेओलाई के अंदर बच्चों जो ऑक्सीजन मौजूद है एयर के अंदर वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी और ब्लड कैपिलरीज के अंदर बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है ठीक है वो एल्वेओलाई के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो जब बच्चों गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा तो उससे अगला मरहला जो होगा बच्चों वो होगा एक्सहेलेशन। अब वो वाली एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है अब हमने उसको जो है वो जिस्म से बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसको बच्चों हम नाम देते हैं एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन। अब बच्चों इसमें होता क्या है, एक्सपायरेशन में होगा कि जो डायफ्राम है बच्चों जब वो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था वो ज्यादा फ्लैटन हो गया था, अब वो डायफ्राम जो है बच्चों वो क्या कर जाएगा, ठीक है, वो रिलैक्स कर जाएगा। जब स्टूडेंट्स डायफ्राम जो है ये रिलैक्स करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो दोबारा से अपनी डोम शेप जो है उसको अचीव कर लेगा।
इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो इंटरकोस्टल मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट किए थे जिसकी वजह से रिब्स अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव किए थे, अब ये दोबारा से रिलैक्स कर जाएंगे जिसकी वजह से रिब्स जो है वापस अपनी असली पोजीशन के अंदर वापस आ जाएंगे। अब बच्चों अब डायफ्राम के ज्यादा डोम शेप होने की वजह से और रिब्स के वापस आने की वजह से यहां पर बच्चों जो एरिया है वो क्या हो गया है, कम हो गया। अगर आप इस फॉर्मूला को दोबारा देखें तो बच्चों यहाँ पे जब एरिया जो है वो कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अब बच्चों जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया एक्सटर्नल एयर की निस्बत, एक्सटर्नल प्रेशर की निस्बत, तो हम कहेंगे कि एक पॉजिटिव प्रेशर है। और इस पॉजिटिव प्रेशर के रिस्पॉन्स में होगा क्या कि लंग्स से जो एयर है वो खुद ब खुद जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर की तरफ जो है वो मूव कर जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अब इससे होगा ये कि वो अल्वोलाई के अंदर वो एयर जिसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, अब वो एयर बच्चों उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह से बच्चों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन दोनों को मिलाकर जो है वो हमारे पास ब्रीथिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको जो है वो जनरल ओवरव्यू दे दिया। आए अब इन्हीं चीजों को जो है वो हम डिटेल से थ्योरी से समझते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, मैं इसके हवाले से आपको काफी सारी चीजें बता चुका हूं। सबसे पहले आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, टेकिंग इन ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, हवा को जिस्म के अंदर लेकर आना, ठीक है, इसे हम इंस्पायरेशन या फिर इनहेलेशन कहते हैं। बच्चों इसका मैकेनिज्म क्या है आपने इसके मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझना है। बच्चों आप ये हेडिंग देंगे रोल ऑफ डायफ्राम, रोल ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। अब बच्चों इंस्पायरेशन फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। और मैंने आपको बताया था जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो वो मोर फ्लैटन हो जाएगा, ज्यादा हमवार हो जाएगा। पहले उसकी शेप इस तरह से डोम शेप था, अब इस तरह से मोर फ्लैटन, ज्यादा हमवार हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखें जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इट कॉजेज द डायफ्राम टू लोअर, ये डायफ्राम को जो है वो फोर्स करेगा जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि वो नीचे हो, एंड टेक अ मोर फ्लैटेंड शेप, और ज्यादा एक हमवार शक्ल जो है उसको इख्तियार कर ले। ठीक है, इसके बाद बच्चों इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, ठीक है, इनका क्या रोल होगा, एट द सेम टाइम जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और वो लोअर और ज्यादा फ्लैटन शेप इख्तियार कर लेगा, तो एट द सेम टाइम इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब इंटरकोस्टल मसल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये कौन से इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये एक्सटर्नल्स जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे बच्चों, इट रेजेस द रिब्स, ये रिब्स को जो है वो उभार देंगे, अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर देंगे, एंड एक्सपैंड्स द रिब केज। बच्चों ये जो आपको नजर आ रहा है ना, पसलियों का एक पूरा जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम रिब केज कहते हैं। ठीक है, तो और बच्चों इससे होगा क्या कि जो रिब केज है वो एक्सपैंड हो जाएगा, वो फैल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों दीज कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीजेस द स्पेस इन द थोरैक्स। अब बच्चों जब ये एक्सपेंशंस होंगी तो इनके नतीजा में जो थोरैक्स है, जो चेस्ट है, वहां पे जो स्पेस है बच्चों वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने इन पॉइंट्स को जो है वो ज़हन में रखना है। वही बात बच्चों जो मैंने आपको इस फॉर्मूले से समझाई थी कि बच्चों जब यहाँ पे जब रिब्स जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करेंगे, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो असल में यही बातें बच्चों वो यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो है वो क्या होगा, इसके बाद एक्सपेंशन होंगी लंग्स की। ठीक है, एज अ रिजल्ट इसके नतीजा में, किसके नतीजा में बच्चों, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा फ्लैटन शेप इख्तियार कर लेगा और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके जो है वो रेज हो जाएंगे, तो अब इसके नतीजा में क्या होगा, जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे, लंग्स फैल जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अडहेरेंस ऑफ द विजरल एंड पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन्स। अब बच्चों आपको पता है कि लंग्स के गिर्द जो है वो दो मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, एक को हम कहते हैं विजरल प्लूरा और एक को हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा। अब बच्चों जब जो है विजरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा जब आपस में अडहेयर कर जाएंगे, आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपक जाएंगी, बच्चों वो जहन में रखें कि वैसा नहीं है वो दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हो जाएंगे, उनके दरमियान जो है वो प्लूरल फ्लूइड मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही चेस्ट के अंदर जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर जो है एरिया इंक्रीज होता है, ठीक है, तो बच्चों वहां पर एक्सटर्नल एयर के आने की वजह से विजरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं। ठीक है, जिसके लिए लफ्ज जो है वो अडहेरेंस इस्तेमाल कर रहा है। अडहेरेंस का मतलब होता है चिपक जाना, जिसके नतीजा में जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे। और क्यों एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि जो विजरल और पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं ये तकरीबन आपस में जो है वो अडहेयर हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी, चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो पक्का पक्का चिपक जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होता, उनके अंदर बच्चों एक प्लूरल फ्लूइड जो है वो मौजूद रहता है। ठीक है, अब बच्चों द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, ये जो लंग्स की एक्सपेंशन है, जो लंग्स का फैलाव है, ये लोअर्स द एयर प्रेशर इनसाइड देम,
वो उनके अंदर जो है वो एयर के प्रेशर को कम कर देता है। अब ये जो बच्चों प्रेशर का कम होना एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है, और इस नेगेटिव प्रेशर के नतीजा में बाहर से जो एयर है वो लंग्स के अंदर मूव करती है। द प्रेशर इन लंग्स बिकम्स लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब बच्चों लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत कम होता है और एयर जो है वो लंग्स के अंदर दाखिल हो जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इन पॉइंट्स को जो है बहुत ही अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो अगला मरहला है वो है एक्सपायरेशन, इसे हम एक्सलेशन भी कहते हैं। बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या है? मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सलेशन। लंग्स से हवा का बाहर निकलना इसे हम एक्सपायरेशन या फिर एक्सलेशन भी कहते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों? यहाँ पे देखें, एक्सपेंशन ऑफ द थोरैक्स एंड लंग्स। बच्चों थोरैक्स मतलब पहले चेस्ट कैविटी के अंदर एरिया ज्यादा होने से और उसके बाद लंग्स के फैलने की वजह से जब थोरैक्स और लंग्स की एक्सपेंशन होती है, ठीक है, इंस्पायरेशन के दौरान, तो बच्चों इससे होता क्या है? ये प्लेसेस दीज स्ट्रक्चर्स अंडर इलास्टिक टेंशन। बच्चों ये इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो इलास्टिक टेंशन के अंदर जो है वो प्लेस कर देता है। बच्चों इलास्टिक टेंशन क्या होती है? आए सबसे पहले हम इसको जो है वो समझते हैं, ठीक है। वो जो इलास्टिक टेंशन जो है ना, ये असल में फोर्स है जो कि उस वक्त डेवलप होती है जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। जब आप किसी भी स्ट्रक्चर को खींचा आपने, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा अपनी असली शक्ल के अंदर आने की कोशिश करे, ठीक है, वो स्ट्रक्चर दोबारा अपनी असली शक्ल के अंदर आने की कोशिश करे, तो बच्चों वो फोर्स जो कि उसे अपनी शक्ल के अंदर लेकर आती है उसको हम इलास्टिक टेंशन कहते हैं, ठीक है। तो आसान से इसकी डेफिनेशन आप चाहें तो आप इसको बुक के ऊपर लिख भी सकते हैं कि द फोर्स दैट डेवलप्स, ये वो फोर्स है जो कि तब परवान चढ़ती है जब किसी भी चीज को खींचा जाता है, एंड मेक्स इट ट्राई, और वो उसको कोशिश करती है टू रिटर्न टुवर्ड्स ओरिजिनल शेप, कि वो अपनी असल शक्ल के अंदर वापस आ जाए। बच्चों इसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने रबर बैंड देखा होगा, रबर बैंड को आप खींचें, ठीक है, अब बच्चों उसके अंदर जो है वो इलास्टिक टेंशन क्रिएट हो गई है। अब जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर वापस आ जाएगा। तो जब आपने रबर बैंड को खींचा तो आपने उसको इलास्टिक टेंशन की स्टेट के अंदर रख दिया। जैसे ही आप उसको खींचेंगे वो दोबारा अपनी असली शक्ल के अंदर वापस आ जाएगा। इस तरह बच्चों जब आपने गुब्बारे के अंदर जो है वो हवा भरी, ठीक है, तो जैसे ही आपने गुब्बारे के अंदर हवा भरी तो उस गुब्बारे की जो दीवार थी वो स्ट्रेच हो गई। अब जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे हवा उसके अंदर से फौरन से बाहर निकलेगी, वो दोबारा से अपनी असली शक्ल के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको बच्चों आप फिजिक्स के अंदर जो है वो हुक्स लॉ के अंदर जो है वो इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे इसका जो है वो बुनियादी सा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब बच्चों अब होता यह है कि इंस्पायरेशन में जब थोरैक्स और लंग्स के अंदर जो है वो एरिया ज्यादा होता है और बाहर से हवा जो है वो अंदर की तरफ मूव करती है, तो ये लंग्स को स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों जो लंग्स हैं, ठीक है, जैसे ही इनसे हवा बाहर निकलेगी तो लंग्स वापस अपनी असली पोजीशन के अंदर वापस आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लंग्स के अंदर जो है वो एक इलास्टिक टेंशन जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इस लाइन की जो है वो समझ आ गई होगी। अब बच्चों जो इलास्टिक टेंशन है, ठीक है, जो कि लंग्स के अंदर मौजूद है, इज रिलीव्ड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। और बच्चों इलास्टिक टेंशन खत्म कब होगी? जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर जाएंगे और डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स कर जाएगा तो वो दोबारा से डोम शेप हो जाएगा। जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करेंगे तो वो रिब्स केज को वापस अपनी पुरानी पोजीशन में ले आएंगे। अब बच्चों इससे होगा क्या कि अब जो लंग्स हैं, ठीक है, वो भी अपनी असली पोजीशन के अंदर वापस आ जाएंगे और लंग्स के अंदर जो इलास्टिक टेंशन मौजूद थी बच्चों, अब वो क्या हो जाएगी? अब वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे रोल ऑफ डायफ्राम की आप हेडिंग देंगे और यहाँ पे आप बताएंगे कि जब डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करता है, इट एज्यूम इट्स डोम लाइक शेप, तो वो दोबारा से अपनी गुंबदनुमा शक्ल जो है उसको इख्तियार कर लेता है, ठीक है। जिस तरह बच्चों आप यहाँ पे जो है वो आपको नजर भी आ रहा है एक्सलेशन के दौरान किस तरह से उसने अपनी डोम शेप जो है वो दोबारा से अचीव कर ली है, ठीक है। उसके बाद बच्चों इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल है? सिमिलरली इसी तरह से जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करते हैं तो जो बच्चों रिब्स हैं वो लोअर होते हैं, रिब्स नीचे की तरफ आते हैं और रिब केज जो है वो बच्चों अंदर की तरफ क्या करता है? मूव करता है। जहन में रखें, इंस्पायरेशन में क्या होता है? जो रिब्स हैं बच्चों, रिब केज जो है वो अपवर्ड और फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है, अपवर्ड ऊपर की तरफ और फॉरवर्ड और आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है? जो रिब केज है, ये जो रिब्स हैं आपके बच्चों, ये क्या करते हैं? बैकवर्ड पीछे की तरफ और इनवर्ड और नीचे की तरफ जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके नतीजा में फिर क्या होता है, ठीक है, इसके नतीजे में बच्चों जो लंग्स हैं, ठीक है, वो दोबारा से अपनी असली पोजीशन के अंदर वापस आ जाते हैं, ठीक है। दीज मूवमेंट्स डिक्रीज द स्पेस इन थोरैक्स। अब बच्चों ये जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम की मूवमेंट्स हैं, ये थोरैक्स के अंदर जो स्पेस है उसको क्या कर देंगे बच्चों? कम कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों होगा ये कि जब यहाँ पे एरिया जो है वो क्या होगा? कम होगा, तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एंड अलाउ द लंग्स टू रिकॉइल। और बच्चों वो ये अब ये जो मूवमेंट्स हैं जब थोरैक्स के अंदर जो है वो स्पेस को कम करेंगे तो वहां पे हवा का प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ज्यादा होगा तो एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा
जो कि लंग्स के अंदर मौजूद एयर को पुश करेगा कि वो बाहर की तरफ जो है वो मूव कर जाए। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा तो लंग्स बच्चों क्या हो जाएंगे, अपनी असली पोजीशन के अंदर वापस आ जाएंगे। तो असली पोजीशन के अंदर वापस आने के लिए हम यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं रिकॉइल। रिकॉइल बच्चों आमतौर पे इंग्लिश के अंदर हम पीछे हटने को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कोई फौज जो है वो आगे की तरफ मूव की, ठीक है, आगे की तरफ मूव करने के बाद अचानक से जो है वो पीछे की तरफ मूव की, तो बच्चों उस पीछे की तरफ मूवमेंट के लिए हम कहते हैं रिकॉइल। ठीक है, जबकि यहाँ पे रिकॉइल जो है लंग्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि दोबारा से लंग्स अपनी पोजीशन के अंदर वापस आ गए हैं। आप इसकी हेडिंग भी जो है वो रिकॉइल ऑफ लंग्स ही की देंगे। सो इस तरह से द प्रेशर इनसाइड लंग्स बिकम्स मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स। इस तरह से जो लंग्स के अंदर प्रेशर है हवा का वो ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत, और जो एयर है बच्चों वो लंग्स से बाहर की तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जो है वो इसकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके बाद बच्चों हमारी बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है इसी के साथ, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को कंट्रोल कैसे किया जाता है, बहुत आसान है। आप लोगों ने इसको जो है वो एक एमसीक्यू यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है। तो यहाँ पे देखें, ईच ब्रीथ इज इनिशिएटेड बाय न्यूरॉन्स इन अ रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सेंटर है ये कहां पर मौजूद है, ब्रेन के किस हिस्से के अंदर मौजूद है बच्चों। तो आपका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो ब्रेन के किस पार्ट के अंदर मौजूद होता है, तो आपका आंसर है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये आपने बच्चों 10th क्लास के अंदर ब्रेन के पार्ट्स जो है वो पढ़े होंगे। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, जो कि ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। आपने इसका फंक्शन जो है वो 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। उसके बाद बच्चों अब ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उससे जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है उनको पैगाम आता है। पैगाम किसके जरिए आता है बच्चों, खास तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। और उनसे जो पैगाम आता है न्यूरॉन्स को बच्चों उसे हम नर्व इंपल्स कहते हैं। ठीक है, जब बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा, दिमाग का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वहां से इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को पैगाम आता है नर्व इंपल्सेस की शक्ल में, तो वो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगी, ठीक है, इनहेलेशन होगी, बाहर से हवा जो है वो अंदर दाखिल होगी। और बच्चों जैसे ही वो पैगाम भेजना बंद कर देंगे तो वो मसल्स क्या कर जाएंगे, वो रिलैक्स कर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो रिलैक्स करेंगे तो बच्चों एक्सपायरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सेंड इंपल्सेस, ये इंपल्सेस को भेजते हैं, पैगाम को भेजते हैं। इंपल्सेस से यहाँ पर मुराद है नर्व इंपल्सेस, वो पैगाम भेजते हैं। ठीक है, नर्व इंपल्सेस का क्या मतलब होता है, ठीक है, ये एक केमिकल सिग्नल है जो कि न्यूरॉन्स के जरिए भेजा जाता है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स है बच्चों ये इंपल्सेस भेजते हैं, केमिकल सिग्नल्स को भेजते हैं टू द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को, स्टिमुलेटिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट, और उन्हें मुतहर्रिक करते हैं कि वो क्या करें, वो सुकड़ें, काजिंग इंस्पायरेशन, जिसके नतीजे में इंस्पायरेशन होती है। When these neurons stop producing impulses, जब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इंपल्सेस को पैदा करना जो है वो बंद कर देते हैं, तो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं बच्चों ये रिलैक्स कर जाते हैं। जैसे ये रिलैक्स करेंगे तो फिर क्या होगी, एक्सपायरेशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ब्रेन स्टेम का पार्ट है। बच्चों ब्रेन स्टेम के अंदर ना 3 पार्ट्स आते हैं, आपने इसको भी याद रख लें। ब्रेन स्टेम के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों आप 2 चीजें और लिख लें, एक है पोन्स, ठीक है, और एक है मिड ब्रेन। पोन्स और मिड ब्रेन, ठीक है। तो बच्चे ये दिमाग के 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों को मिलाकर जो है वो हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो आप ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू मेडुला ऑब्लोंगेटा प्लस पोन्स प्लस मिड ब्रेन, ये आप अपनी बुक के अंदर लिख ले ताकि आपको चीजें जो है वो बेहतर तौर पर याद रहें। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारी बुक के अंदर जो है वो कुछ साइड बॉक्सेस गिवन है, हम उनको जो है वो जल्दी से देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट डू यू नो अबाउट सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट के हवाले से जो है वो आप क्या जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से तैयार करना है। स्टूडेंट्स देखें, वो कहता है सम एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वोलाई सेक्रेट अ लिक्विड कॉल्ड सरफेक्टेंट व्हिच लाइंस द इनसाइड ऑफ द एल्वोलाई। अब बच्चों होता ये है कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक एल्वियोलस है, ठीक है। एल्वियोलस आपको पता है हम सिंगुलर एक को कहते हैं और प्लूरल को हम एल्वोलाई कहते हैं। तो बच्चों जो एल्वोलाई हैं ये एपिथेलियल सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब बच्चों एल्वोलाई के जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनमें से कुछ जो हैं वो एक खास लिक्विड को खारिज करते हैं जिसको हम जो है वो सरफेक्टेंट का नाम देते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एल्वोलाई के अंदर मौजूद बच्चों खास तरह के एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि खास लिक्विड को खारिज करते हैं जिसको हम सरफेक्टेंट का नाम देते हैं। अब बच्चों जो सरफेक्टेंट है इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। बच्चों इसका फंक्शन ये होता है कि इट प्रिवेंट्स, ये जो है बचाता है एल्वोलाई को फ्रॉम कोलैप्सिंग, सुकड़ने से,
एंड स्टिकिंग टुगेदर, और आपस में चिपकने से, व्हेन एयर मूव्स आउट ऑफ देम, जब हवा इनसे बाहर मूव करती है, ठीक है, जब हवा इनसे बाहर मूव करती है तो ये जो सर्फेक्टेंट है बच्चों, ये एल्वोलाई को कोलैप्स होने से, सुकड़ने से और आपस में चिपकने से जो है वो बचाता है। इन हेल्दी लंग्स के अंदर ये जो सर्फेक्टेंट है ये मुसलसल सेक्रीट होता रहता है और इसको दोबारा से रिअब्सॉर्ब किया जाता है, फिर दोबारा से इसको रिलीज किया जाता है। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है कि ये जो सर्फेक्टेंट है वो किस तरह से एल्वोलाई को कोलैप्स होने से और आपस में चिपकने से बचाता है। मुझे आपको पता है कि जो एल्वोलाई है, ठीक है, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। और बच्चों ये एल्वोलाई चूंकि एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, ये वो जगह है जहां पे रेस्पिरेशन ने होना है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होना है। बच्चों इस रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए यहाँ पे मॉइस्चर बहुत जरूरी है, इसका मॉइस्ट होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों होता ये है कि जो एल्वोलाई है इसके ऊपर बच्चों बारीक सी, ठीक है, जो आपको ब्लू कलर की नजर भी आ रही है बच्चों, ये जो है बारीक से इसके ऊपर जो है वो वाटर की एक टैब मौजूद होती है। अब बच्चों पानी की आपको प्रॉपर्टी पता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, और उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से बच्चों पानी के जो ऊपर वाली सतह है वहां पे एक सरफेस टेंशन मौजूद होती है। सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये मैंने आपको जो है वो चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वहां पे मैंने आपको सरफेस टेंशन जो है उसको तफसील से समझा दिया था। यहाँ पे मैं आपको उसकी एग्जाम्पल एक दोबारा से दिखा देता हूँ। बच्चों होता ही है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं जो कि सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, ठीक है। अब इनके आपस में अटैच होने की वजह से जो पानी के ऊपर वाली तय है, यहाँ पे एक तनाव की सी कैफियत मौजूद होती है जिसको हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। जब आप किसी भी निडल को इसके ऊपर रखते हैं बच्चों, तो ये निडल गो के बच्चों इसकी डेंसिटी ज्यादा है लेकिन ये डूबती नहीं है। जब आप इसको आराम से पानी के ऊपर रखते हैं, इस पानी की सरफेस के ऊपर तैरती रहती है, और ये क्यों तैरती है? सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। अब बच्चों एल्वोलाई चूंकि बहुत छोटे होते हैं, तो बच्चों वहां पर अगर पानी के मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपस में अटैच होंगे, तो बच्चों जैसे ही हवा उनसे बाहर निकलेगी तो पानी की मॉलिक्यूल्स की आपस में अटैचमेंट की वजह से वो एल्वोलाई जो है वो सुकड़ सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर ये जो सर्फेक्टेंट है ये क्या करता है बच्चों, सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों वो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान आ जाते हैं, ठीक है। फर्ज करें बच्चों यहाँ पर जो है ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो है वो इस तरह से सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और बच्चों ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान जो तनाव की कैफियत है उसको कम करते हैं, सरफेस टेंशन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। जब सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आते हैं और वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं, तो अब जब एल्वोलाई से हवा बाहर की तरफ निकलेगी तो वो अब ये जो एल्वोलाई है ये कोलैप्स नहीं करेगा और ना ही ये आपस में क्या होगा? चिपकेगा, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो समझना है कि सर्फेक्टेंट जो है वो किस तरह से एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये यहां पर सरफेस टेंशन को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट को भी जहन में रखना है। और सर्फेक्टेंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बच्चों के अंदर सर्फेक्टेंट जो है वो रिलीज ना हो तो उसके अंदर कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें से एक बीमारी जो इससे पिछली जो बुक थी फर्स्ट ईयर की उसके अंदर गिवन भी थी, रेस्पिरेटरी डायस्ट्रेस सिंड्रोम इसे कहते हैं, अगर सर्फेक्टेंट जो है वो बच्चों के अंदर रिलीज ना हो। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो है उसके हवाले से बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन आपको जो है वो उसके मैकेनिज्म का पता होना चाहिए कि सर्फेक्टेंट जो है वो किस तरह से काम करता है, ठीक है। और सर्फेक्टेंट बच्चों जो है ये फास्फोलिपोप्रोटीन है जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है। तो आप इसके हवाले से इतनी सी बात भी लिख लेंगे तो ये भी बहुत है, ठीक है। बच्चों अब नेक्स्ट बॉक्स देखें, पल्मोनरी सर्कुलेशन। बच्चों पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या मुराद है? बच्चों यहाँ पे देखें ये हार्ट है। बच्चों दिल से जो है वो किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है, हम इंशाल्लाह इस अगले चैप्टर के अंदर तफसील से देखेंगे। बच्चों हार्ट से पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स के पास आता है। बच्चों यहाँ पे ये जो कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये एल्वोलाई को सराउंड करती हैं और यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब बच्चों वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट होता है और पल्मोनरी वेन जो है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा से दिल के पास वापस लेकर आती हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके अलावा जब दिल से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे बाहर निकलता है तो यहाँ से बच्चों कुछ आर्टरीज के जरिए, ठीक है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स को भी दिया जाता है ताकि लंग्स के जो सेल्स हैं वो भी उस ऑक्सीजन को हासिल कर सकें और उससे अपने लिए जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। बच्चों यही बात जो है वो आसान से यहाँ पे लिखी हुई है कि पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं बच्चों वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाती हैं। अब जो ब्लड है बच्चों ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है लंग्स से और पल्मोनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा दिल की तरफ लेके आती हैं और दिल जो है बच्चों इसे सारे जिस्म के अंदर पंप कर देता है। ये बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया, यहाँ पे बच्चों गैसेस एक्सचेंज हुआ, पल्मोनरी वेन के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बच्चों दिल के पास आया और दिल ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब
बच्चों जब सारी बॉडी के पास जाता है तो लंग्स के पास भी जाएगा। द लंग्स आल्सो रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। जो लंग्स हैं बच्चों, इनको दिल से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी रिसीव होता है। दैट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ लंग्स, जो कि बच्चों लंग्स के सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है। ठीक है बच्चों, इसकी डिटेल जो है वो हम चैप्टर नंबर 6 बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो है वो हम तफसील से पढ़ चुके हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक और साइड बॉक्स है, ठीक है, व्हाई एथलीट्स ऑफन अंडरटेक हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग प्रायर टू कॉम्पिटिशंस। बच्चों कंपटीशन से पहले जो एथलीट्स हैं बच्चों, इनको जो है वो हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग जो है वो क्यों दी जाती है? बच्चों आपने इस चीज को समझना है। बच्चों जैसे जैसे हम सतह समुद्र से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो एयर का प्रेशर जो है बच्चों वो कम होता जाता है। एयर का प्रेशर क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो बच्चों अब चूंकि हमारे लंग्स जो हैं वो, उनके अंदर कोई मशीन नहीं है जो बाहर से हवा को खींचे या हवा को लंग्स से बाहर निकाले। हमारे लंग्स जो हैं वो नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर क्या होता था कि लंग्स के अंदर बच्चों जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत कम है, और पॉजिटिव प्रेशर क्या है कि लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत क्या है? ज्यादा है। अब बच्चों जैसे जैसे हम जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, तो बच्चों हमें बाहर से हवा को खुद ब खुद लंग्स के अंदर दाखिल करवाने के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रेशर चाहिए। और इस ज्यादा नेगेटिव प्रेशर के लिए क्या चाहिए? हमें ज्यादा नेगेटिव प्रेशर के लिए हमें ये चाहिए कि चेस्ट कैविटी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा एरिया इंक्रीज हो। जब ज्यादा एरिया इंक्रीज होगा बच्चों तो काफी सारा प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो एक अच्छा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी बच्चों क्या ले सकते हैं? बेहतर अंदाज से सांस ले सकते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है चेस्ट कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज जो है ये तो जनरली पॉसिबल नहीं ना है, सडनली पॉसिबल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो बच्चों अब इससे होता क्या है, हमारी बॉडी इसके लिए अलग अलग तरह के अडेप्टेशन जो है वो इख्तियार करती है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ये होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, ताकि हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर सांस ले सकें। अब जो एथलीट्स जो है चूंकि खिलाड़ी होते हैं और इन्होंने जो है वो गेम्स खेलनी होती है, गेम्स के लिए इन्होंने स्टेमिना अपना बढ़ाना होता है। अब बच्चों बेहतर स्टेमिना के लिए इन्हें जो है वो ऐसी बॉडी चाहिए कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा काम करे और इन्हें सांस भी ना चढ़े। जिस तरह हम जो है वो काम करते हैं फौरन से हमें सांस चढ़ जाता है, तो एथलीट्स बच्चों इस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं कि वो मैक्सिमम काम करें और उनकी बॉडी के अंदर जो थकावट है और जो सांस की रफ्तार है वो उनकी नॉर्मल ही रहे। तो इसलिए बच्चों वो क्या करते हैं, वो हाई एल्टीट्यूड की ट्रेनिंग लेते हैं कंपटीशन से पहले। अब हाई एल्टीट्यूड में जाहिर सी बात है जब वो ट्रेनिंग लेंगे तो उनकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अडेप्ट कर जाएगी, और इस तरह से अडेप्ट कर जाएगी कि बच्चों वो कम प्रेशर ऑफ द एयर पर भी जो है वो बेहतर अंदाज से सांस ले सकें। ठीक है, तो यही बात बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, ज्यादा एल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है बच्चों वो कम होता है। इट मींस इसका मतलब ये है कि ग्रेटर इंक्रीज इन थॉरेक्स, थॉरेक्स के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा इजाफा हमें चाहिए होता है, इज रिक्वायर्ड, ये चाहिए होता है टू मेक द प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको लोअर कम करने के लिए देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों वही बात है कि हमें नेगेटिव प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है, और ज्यादा नेगेटिव प्रेशर कब क्रिएट होगा? जब थॉरेक्स के अंदर जो है वो ज्यादा इजाफा होगा। ठीक है, अब दैट इज वाई, इसी वजह से इट इज हार्डर टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड, यही वो वजह है कि बुलंदियों पर जो है वो सांस लेना जो है वो क्या है? मुश्किल है। अब बच्चों बॉडी जो है वो क्या करती है, वो अडेप्ट, वो जो है वो हालात के मुताबिक ढालती है मैकेनिज्म्स, ऐसे मैकेनिज्म्स को कि जो कि क्या कर सकें, इंप्रूव कर सकें, बेहतर बना सकें ऑक्सीजन अपटेक, ऑक्सीजन के लेने को अंडर दीज कंडीशंस, इन हालात में। ठीक है, विच इज वाई, और इसी वजह से जो एथलीट्स हैं वो अक्सर हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग लेते हैं, ज्यादा ऊंचाइयों पर ट्रेनिंग लेते हैं कंपटीशन से पहले, मुकाबलों से पहले। क्लियर? इसके बाद बच्चों एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ बर्ड्स ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स इवन एट लो ऑक्सीजन। अब बच्चों परिंदे जो हैं वो तो हवा में उड़ते हैं, और हवा में बच्चों ऑक्सीजन का लेवल जो है वो भी कम है और उसका प्रेशर भी कम है। तो बच्चों परिंदे जो हैं वो किस तरह से मौसर तौर पर जो है वो सांस लेते हैं? ठीक है, इससे जो पिछली बुक थी उसमें प्रॉपर इसका एक टॉपिक था, लेकिन आपकी बुक के अंदर सिर्फ इसका जो है वो एक साइड बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आपने इस इन्फॉर्मेशन को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है, आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। ठीक है, अब बच्चों बर्ड्स हैव लंग्स एज वेल एज एयर सैक्स इन देयर बॉडी। बच्चों जो परिंदे हैं उनके जिस्म के अंदर लंग्स भी होते हैं और एयर सैक्स, हवा की थैलियां भी होती हैं, और ये दोनों जो है बच्चों इसे मौसर तौर पर सांस लेने में मदद देते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अगर बच्चों दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ से एक
ट्यूब जिसे हम ट्रिकिया कहते हैं, यहाँ से हवा दाखिल होती है, आगे वो ब्रोंकस के अंदर दाखिल होती है। ब्रोंकस बच्चों आगे जो है वो इस यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर एयर सैक्स। क्या कहते हैं बच्चों? पोस्टीरियर एयर सैक्स। पोस्टीरियर एयर सैक्स से बच्चों एक ट्यूब के जरिए जो हवा है ये जाती है लंग्स के अंदर। अब बच्चों लंग्स के अंदर जो है वो गैशियस एक्सचेंज होता है। अब बच्चों हवा जो है वो यहाँ पे जा रही है इस डायरेक्शन के अंदर, जबकि बच्चों जो ब्लड का फ्लो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। हवा जो है अगर इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो ब्लड जो है बच्चों वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है, ठीक है। अब बच्चों इससे होता क्या है कि जो गैशियस एक्सचेंज है वो मौसर तौर पर होता है। आपने देखा होगा कि जब दो टीम्स जो है बच्चों क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जब दोनों टीम्स जो है वो मैच खत्म करती हैं तो एक टीम जो है वो ग्राउंड से जो है वो आगे की तरफ जा रही होती है, दूसरे उसकी ऑपोजिट सिमत में मूव कर रही होती है। अब इसका फायदा क्या होता है कि हर टीम का एक खिलाड़ी दूसरे टीम के हर खिलाड़ी के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट में आता है, ठीक है। अब बच्चों अगर क्या हो कि अगर दोनों टीम्स हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करें तो एक खिलाड़ी के सामने वही खिलाड़ी होगा जो पहले था, ठीक है। थोड़ा सा मूव करेंगे उसके बाद भी बच्चों के सामने वही खिलाड़ी होगा। तो आप सेम इसी से आप यहाँ पे जो है वो समझें इसे कि जब दो चीजें एयर और ब्लड ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो ब्लड जो है बच्चों वो हर एयर के मॉलिक्यूल के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है, जिससे जो गैशियस एक्सचेंज है वो ज्यादा मौसर तौर पर हो सकेगा। अब बच्चों जब लंग्स के अंदर गैशियस एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद बच्चों ये हवा जाती है इंटीरियर एयर सैक्स के अंदर। इंटीरियर एयर सैक्स के बाद बच्चों ये जो हवा है, ठीक है, ये वापस यहाँ से होती हुई और यहाँ से जो है बच्चों इसी ट्रेकिया के जरिए जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बच्चों बहुत आसान है, एयर फ्लोज इन वन डायरेक्शन। बच्चों जो एयर है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर जो है बच्चों यहाँ से आती है और इसी एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो फ्लो करती है। बच्चों इट फ्लोज फ्रॉम आउटसाइड टू पोस्टीरियर एयर सैक्स। बच्चों जो एयर है वो बाहर से पोस्टीरियर एयर सैक्स की तरफ मूव करती है। फ्रॉम हेयर यहाँ से द एयर गोज टू द लंग्स, जो हवा है वो लंग्स में जाती है, देन टू इंटीरियर एयर सैक्स और फिर वो इंटीरियर एयर सैक्स में जाती है एंड देन आउटसाइड और फिर बाहर की तरफ मूव करती है। अब यहाँ से इसको देख सकते हैं कि बच्चों ट्रिकिया से जो है एयर कहाँ पे आई, ठीक है, ट्रिकिया से एयर आई पोस्टीरियर एयर सैक्स में, यहाँ से गई लंग्स में, लंग्स से इंटीरियर एयर सैक्स और फिर इंटीरियर एयर सैक्स से आउटसाइड। क्लियर? इसके बाद बच्चों कहते हैं द फ्लो ऑफ एयर इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ब्लड फ्लो। ये बात मैंने आपको समझा दी कि जो एयर का फ्लो डायरेक्शन है बच्चों वो ब्लड फ्लो के ऑपोजिट सिमत में होता है। सो गैशियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस मच मोर एफिशिएंटली, और इस तरह से जो गैसों का तबादला है वो ज्यादा मौसर तरह से हो सकता है। दिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग, अब बच्चों ये जो ब्रीथिंग की किस्म है ये बर्ड्स को इस काबिल बनाती है कि वो अपनी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन को हासिल कर सकें इवन एट हाई एल्टीट्यूड्स, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर भी जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको तमाम चीजें जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।